अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं हलब में वजीर सलाहुद्दीन अमीर यारुकी और अपने बाकी साथियों के साथ गमश्तगीन के पास आते हैं। गमश्तगीन कहता है, हलब में खुश आमदीद सलाहुद्दीन, मैं आपको वजीर कहूँ या सुल्तान? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो आपकी मर्जी, लेकिन सुल्तान एक ही है और शाम के तख्त पर मौजूद है। गमश्तगीन कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम भी, मुझे अब भी उतना ही फख्र है। हम आखिरी बार जब हलब में मिले थे तो तुम काफी मशहूर हो गए थे। तुम किसी से भी पूछोगे तो वो तुम्हारा नाम बता देगा। गमश्तगीन कहता है, ये मेरा शहर है। मैं यारुकी की तरह दूसरी जमीनों की लालच में नहीं आया। मैंने अपनी जड़ें गहराई में लगाई हैं। ये सुनकर यारुकी कहता है, ऐसा कहो कि तुम्हें मौका नहीं मिला। अगर मैं किसी फरीजे पर ना होता तो मैं वो जवाब देता जिसके तुम हकदार थे। गमश्तगीन पूछता है, फरीजे से तुम्हारी क्या मुराद है? तुम्हारे आने की वजह क्या है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म से शहूल नहीं हुई। हलब के लोग आपसे ज्यादा इस काम के हकदार हैं। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे सुल्तान ने यही बेहतर समझा। अब बात को लंबी ना करो और शहजादे को ले आओ। मगर गमश्तगीन कहता है, सलाहुद्दीन, हम मिस्र में नहीं हैं। मैं तुम्हारा कोई मुहाफिज नहीं हूँ। और फिर कारतगन गुस्से से कहता है, लेकिन तुम शहजादे इस्माइल के वली भी नहीं हो। मैं उसका मामू यहाँ मौजूद हूँ। तुम कौन होते हो शहजादे को संभालने वाले? तो गमश्तगीन गुस्से से कहता है, मैं उसकी खाला या मामू के बारे में नहीं जानता। बच्चे की वालिदा असमत खातून मौसल में बीमार है। उन्होंने मुझे शहजादे का ख्याल रखने को कहा है। मैं उसे सुल्तान के तहरीरी हुक्मनामे के बगैर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो यारुकी कहता है, कोई तहरीरी हुक्म नहीं है। मैंने सुल्तान से बराह रास्त सुना है। अब मामलात पेचीदा न करो और शहजादे को यहाँ पर ले आओ। गमश्तगीन कहता है, अगर मैं शहजादे को ना लाऊं तो क्या होगा? कारतगन के साथ यारुकी अपनी तलवार बेनियाम करते हुए कहता है, हमें अपने भाइयों का खून बहाने पर मजबूर मत करो। मेरे एक हुक्म पर शहर के तमाम बेटे तुम्हारे महल की जानब पेशकदमी करेंगे। तुम तब समझ जाओगे शहर का असल हुक्मरान कौन है। ये सुनकर गमश्तगीन सिपाही से कहता है, शहजादे को ले आओ। दूसरी जानब कुदस में बादशाह इमालेग मारिया से पूछता है कि आप जानती हैं कि हकीम लतीफ को कत्ल करने की कोशिश के पीछे कौन है? तो मारिया कहती है, बदकिस्मती से वो शख्स बोलने से पहले ही मार गया। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि प्रिंस बाल्डन को जिंदा रखने वाला तबीब अब भी जिंदा है। खुशकिस्मती के साथ मैं वहां पर थी। यह सुनकर इमालेग कहता है, आपने आखिरकार कुदस में अपनी किस्मत का फैसला कर लिया है। दूसरी जानब हलब में राजा शहजादे को लाकर वजीर सलाहुद्दीन का सुपुर्द कर देता है। निहायत खूबसूरत शहजादा, जिसे देखते हुए कारतगन कहता है, इसे तो देखो, ये बिल्कुल मेरे जैसा लगता है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन शहजादे को देखते हुए कहते हैं, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। अपने बाप के लायक और अच्छा बेटा बनना। गमश्तगीन कहता है, अमानत का अच्छे से ख्याल रखना। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही वजीर सलाहुद्दीन शहजादे को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जाते जाते कारतगन वहां पर मौजूद खादमा को देखता है और फिर आगे बढ़ जाता है। खादमा भी उनके साथ चल पड़ती है और फिर यारुकी आगे बढ़ने लगता है तो गमश्तगीन उसे रोकते हुए कहता है, सलाहुद्दीन के लिए हलब में तुम्हारी हिमायत काबिल कबूल नहीं यारुकी। होशियार रहना, कीमत बहुत ज्यादा होगी। जवाबन यारुकी कहता है, जिसमें हिम्मत है वो बाहर आकर मेरा सामना करे। यह कहते साथ ही यारुकी आगे बढ़ जाता है। कुदस में बादशाह इमालेग मारिया से कहता है, काहिरा में जो कुछ हुआ वो मेरी मलकियत या मेरे नाम पर कबूल नहीं किया जा सकता। लाडगाय जो इसका जिम्मेदार है अब मौत के दहाने पर है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो शख्स जिसने लाडगाय और उसके साथियों को मैदान जंग में रहने पर मजबूर किया वो तुम ही हो मारिया। तुमने अपने शाही खानदान को इस्तेमाल किया और मेरे हुक्म को नजरअंदाज किया। अब मेरी नजर में तुम्हारी बातों की कोई अहमियत नहीं है। तुमने जो जुर्म किया उसकी सजा बहुत वाज़े है, फांसी, सिर्फ और सिर्फ फांसी। लेकिन तुमने हकीम लतीफ की जान बचाकर मेरे बेटे बाल्डोन की बहुत बड़ी खिदमत की है।
तो मैंने तुम्हारी जान बख्श दी है, लेकिन अफसोस के साथ तुम अब मेरी बीवी नहीं हो। तुम्हें वापस अपनी जगह कुस्तुनतुनिया जाना होगा। ये सुनकर मारिया परेशान होते हुए कहती है, मेरे साथ ऐसा मत करें, बराए करम ऐसा ना करें, अपनी बीवी होने का एजाज ना छीने। इमालेग दूसरी जानब मुड़ते हुए कहता है, वो जहाज जो तुम्हें कुस्तुनतुनिया लेकर जाएगा जफा की बंदरगाह पर मुंतजर है। मारिया जैसे ही आगे बढ़ती है तो इमालेग तकलीफ महसूस करते हुए गिर पड़ता है और कहता है, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मारिया, मेरे बाजू में दर्द है। हकीम, हकीम, जल्दी हकीम। यह कहता साथ ही इमालेग जमीन पर गिर जाता है, मगर मारिया उसकी कोई मदद नहीं करती। इमालेग उसे बुलाता रहता है, मगर मारिया उसी तरह पुरस्कून खड़ी रहती है। बाहर फांसी घाट तैयार होता है। सिपाही लाडगाय को लेकर वहां पर आते हैं। लाडगाय पास से गुजरता है तो सबीला कहती है, मैं तुम्हें जहन्नम में जाता हुआ देखकर खुश हूँ लाडगाय। तो जवाबन लाडगाय कहता है, मैं तुम्हारे शोहर लाडजियोम को सलाम दूंगा। ये सुनकर सबीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। देखते ही देखते लाडगाय को फांसी घाट पर खड़ा कर दिया जाता है। अंदर इमालेग तकलीफ के साथ मारिया मेरी मदद करो, मारिया मेरी मदद करो पुकारता ही चला जाता है, मगर मारिया नफरत भरी निगाहों के साथ उसे देख रही होती है और उसके पास बैठते हुए कहती है, हम सब खुदा के हाथ में है इज्जत माब, और लगता है कि मैं यहीं पर रहूंगी। लेकिन फिक्र न करें, कुदस और आपका वारस बाल्डोन महफूज हाथों में है। तकलीफ में तड़पते तड़पते इमालेग अपनी जान दे बैठता है। यह देखकर मारिया सुख का सांस लेती है और फिर उठकर चांद करम आगे बढ़ती है और एकदम शोर मचाते हुए कहती है, महफूजो जल्दी आओ, बादशाह मरने लगा है, जल्दी आओ। यह कहते साथ ही वो इमालेग के पास जाकर रोने का नाटक करना शुरू कर देती है। बाहर सिपाही इमालेग का फरमान पढ़ने ही लगता है तो विलियम उससे रोक देता है और आगे बढ़ता है तो लाडगाय कहता है, मैं जानता था कि तुम इस खुशी को किसी और के लिए नहीं छोड़ोगे। और फिर विलियम फरमान सिपाही से लेते हुए कहता है, मैं कहानी का इख्तिताम लिखना चाहता था। और फिर बुलंद आवाज से फरमान पढ़ते हुए कहता है, लो सगनान लाडगाय, हुक्म अदूली करते हुए फौज की शिकस्त का जिम्मेदार बनने वाला लाडगाय और कुदस की बादशाहत से गद्दारी करने वाला लाडगाय। इसे बादशाह इमालेग अव्वल के हुक्म से मौत की सजा सुनाई गई है। इसे फौरन फांसी दी जाएगी। ये सुनकर सबीला कहती है, मरो लानती मरो। लाडगाय के गले में रस्सी डालते साथ ही नीचे से तख्ता छीन लिया जाता है। जालिम लाडगाय लटक जाता है। इससे पहले कि लाडगाय मरता उसके कमांडर वहां पर पहुंचता है और चीखते चलाते कहता है, बादशाह मर गया है, फांसी बंद कर दो। ये सुनकर सबीला और विलियम की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर लाडगाय के गले से रस्सी निकाल दी जाती है। नम आंखों और बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए वफादार विलियम कहता है, क्या बादशाह मर गया? ये कैसे हो सकता है? तो कमांडर कहता है, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। बादशाह की मौत की वजह से फैसला कल अदम कर दिया गया है। हमारा नया बादशाह बाल्डोन चहरम लाडगाय के बारे में हतमी फैसला करेगा। और फिर विलियम गमगीन होते हुए सबीला के पास जाता है और उसे हौसला देते हुए लेकर चला जाता है। लाडगाय सुख का सांस लेते हुए कहता है, मैं जानता था कि मेरी कहानी इस तरह खत्म नहीं होगी। उधर कैरक किले में अलीसा पैतरो के साथ आगे बढ़ रहा होता है। तंग गली में पहुंचते साथ ही बोरो अपनी तलवार पैतरो के गले पर तान लेता है। यह देखकर पैतरो कहता है, क्या हो रहा है? तुम कौन हो? तो बोरो कहता है, हमारे साथ चलो पैतरो। और फिर अली उसके सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जंगल में से वजीर सलाहुद्दीन और यारुकी शहजादे को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। बग्गी में आगे बैठा हुआ कारतगन पूछता है, हिजर खातून, बग्गी ज्यादा हिल तो नहीं रही? और फिर सिपाही से कहता है, अच्छे से चलाओ, अच्छे से, ज्यादा हिलने न दो। और फिर अमीर यारुकी वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, फिक्र ना करो सलाहुद्दीन, जब हमारे सुल्तान अपने बेटे की खुशबू सूंघेंगे उनकी ताकत और तवानाई लौट आएगी। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, इंशाल्लाह, लेकिन मेरे जहन में कुछ और है। गुमुश्तगीन एक मोहतात शख्स है
उसने शहजादा आसानी से दे दिया। हमें मोहतात रहने की जरूरत है। और फिर वजीर सलाहुद्दीन इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि नकाब पोशों की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंचती है। उन्हें देखते हुए वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, होशियार रहो, बगी की हिफाजत करो। ये कहते और सुनते साथ ही सब घोड़ों से नीचे उतर आते हैं और फिर अगले ही लम्हे वहां पर एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ हमलावरों के साथ निमटना शुरू हो जाते हैं। बगी में शहजादे को उठाए हिजर बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। हमलावरों की तादाद काफी ज्यादा दिखाई देती है। बोजोक कईयों को तीर मारकर एक साथ मौत के घाट उतार देता है। इब्राहिम और अदरीस भी डट कर मुकाबला कर रहे होते हैं। भाई बोरा और यारोकी भी बहादुरी और जुर्रत के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं और एक एक करके उन्हें मौत के घाट उतार रहे होते हैं। और फिर एक हमलावर को बग्गी के पास जाता हुआ देखकर कारतेगन चिल्लाते हुए कहता है, वो शहजादा इस्माइल को अगवा करने वाले हैं। और फिर हमलावर हिजर खातून को खींचकर बग्गी से बाहर निकाल लेता है। हिजर खातून चिल्लाते हुए कहती है, मैं मर जाऊंगी लेकिन शहजादा तुम्हें नहीं दूंगी। और फिर वजीर सलाहुद्दीन यारुकी को आवाज देते हैं तो यारुकी उस शख्स पर झपट पड़ता है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि गुमुश्तगिन ही होता है। यारुकी उससे कहता है, तलवार से कैसे लड़ना है गुमुश्तगिन। ये कहते साथ ही वो वार करने ही लगता है कि गुमुश्तगिन उसका सीना चीर डालता है। ये मंजर देखते हुए वजीर सलाहुद्दीन, बहादुर, बाइबोरा, कारतेगन सब बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। गुमुश्तगिन का वार इस कदर शदीद होता है कि यारुकी के सीने से खून बहता ही चला जाता है और फिर देखते ही देखते यारुकी जमीन पर गिर जाता है। और फिर गुमुश्तगिन आगे बढ़ता है और हिजर खातून को बग्गी से बाहर खींच लेता है। वो मुजाहमत करती है तो गुमुश्तगिन का सिपाही उन्हें दबोच लेता है और गुमुश्तगिन शहजादे को लेकर आगे बढ़ जाता है और यारुकी की सांसें भी थम जाती हैं। नाज़रीन, तारीखी सफ़ात में गुमुश्तगिन एक चालबाज और मक्कार शख्स था जो जंगी सल्तनत में ताकत और अख्तियार की हवस में अंधा हो चुका था। 1174 में जब नूरुद्दीन जंगी वफात पा गए तो जंगी सल्तनत में इक़्तिदार की जंग छिड़ गई। नूरुद्दीन का बेटा इस्माइल सालेह कम उम्र और ना तजर्बाकार था, जिसका फायदा गुमुश्तगिन ने भरपूर अंदाज से उठाया। उसने खुद को सालेह का सरप्रस्त बनाकर इक़्तिदार पर कब्जा जमाने का मंसूबा बनाया। इस बदबख्त की वजह से जंगी सल्तनत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा और वजीर सलाहुद्दीन बहुत सी मुश्किलात उठाएंगे और फिर इसके बाद ये शख्स 1177 में जाकर मरेगा और अपने अंजाम को पहुंचेगा। यानी कि ये 3 साल बहुत से कारनामे सर अंजाम देगा जिससे मुसलमानों को नुकसान होगा। तो कहानी आगे बढ़ाते हैं। तारीख बहुत लंबी है, ये है इसकी मुख्तसर तारीख। और फिर इसके बाद कारतेगन खंजर फेंक कर हिजर खातून को पकड़ने वाले सिपाही को मौत के घाट उतार देता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे वजीर सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान नूरुद्दीन की मैयत के पास बैठे हुए होते हैं। गुमुश्तगिन शहजादा इस्माइल को उठाए उनके पास आता है। अल्लाह मलक इस्माइल को लंबी उम्र अता फरमाए। अब से हमारे सुल्तान ये हैं और सलाहुद्दीन शाम ही नहीं दुनिया के किसी भी हिस्से में 2 सुल्तानों की गुंजाइश नहीं है। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो खड़े होकर कहते हैं, तुम हमसे पहले शाम कैसे पहुंचे? मलक इस्माइल का तुम्हारी गोद में क्या काम है? तो गुमुश्तगिन कहता है, जब तुम जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सके तो ये काम मुझ पर आन पड़ा। अल्लाह के हुक्म से मैं अपने मलक को डाकुओं के हाथों से बचाने में कामयाब रहा। ये सुनकर वजीर सलाहुद्दीन उस लम्हे को याद करते हैं जब गुमुश्तगिन शहजादे को छीन कर वहां से भागा था और फिर इस ख्याल के बाद वो कहते हैं, नहीं, शहजादे को अगवा करने वाले तुम ही थे, तुमने हमारे लिए जाल बिछाया। तो गुमुश्तगिन कहता है, जबकि हमारे सुल्तान का जिस्म अभी ठंडा नहीं हुआ है, तुम मुझ पर बहतान लगाने की जुर्रत न करो। मैंने तुमसे ये भी कहा था कि तुम्हें अमानत की हिफाजत एहतियात से करनी चाहिए। तुमने हमारे सुल्तान को उनके आखिरी लम्हात में बहुत बड़ी मायूसी से दो चार किया। तो वजीर
वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारे खिलाफ ये साजिश रचाने वाले तुम ही थे। अमीर यारोकी का खून भी तुम्हारे हाथों पर है। ये सुनकर वजीर अमाद और स्फिहानी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और फिर वजीर अमाद पूछते हैं, अमीर यारोकी क्या वो शहीद हो गए? तो गमश्तगीन कहता है, सलाहुद्दीन तुमने सारा काम बर्बाद कर दिया। अपने जुर्म को मुझ पर डालकर अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश न करो। वजीर सलाहुद्दीन की आंखें गुस्से और गम से भर आती हैं और वो कहते हैं, शुक्र करो कि हम सुल्तान की मैयत के सामने हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे जितना बेअदब नहीं हूँ जो उनकी मैयत के सामने भी बहस कर रहा है। हम तुम्हारे साथ बाद में निपटेंगे। ये कहते हुए वो सुल्तान की मैयत को देखते हुए वहां से चले जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कैला किले में बाज़ंतीनी सिपाही बोरो को पकड़कर जिंदान में डाल देते हैं। पीछे से ही किले का कमांडर साहिरा के साथ जिंदान में दाखिल होते हुए कहता है, कैला किला और इसके सिपाही तुम्हारे मातहत हैं साहिरा। तुम्हारे बाबा मेरे करीबी दोस्त थे। तो साहिरा उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर बोरो साहिरा से कहता है, तुम गलती पर हो साहिरा। अगर तुम अपने बाप की तरह शैतान के साथ तावन जारी रखती हो तो आखिर में जलने वाली तुम ही होगी। तो साहिरा कहती है, अगर गलती करने वाली मैं हूँ तो कैद होने वाले तुम क्यों हो बोरो, बताओ मुझे। तो बोरो उससे कहता है, अगर ऐसा है तो मजीद वक्त जाया न करो, अपनी तलवार निकालो और जो करना है कर डालो। तो साहिरा कहती है, अपने शिकार के साथ खेले बगैर, उसकी आंखों में बेबसी देखे बगैर। तो बोरो कहता है, मेरी नजर में जहाँ तुम कैदी को तलाश करोगी वहां तुम्हें सिर्फ बहादुरी ही मिलेगी। तो जवाबन साहिरा कहती है, कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे चाहने वालों को तुम्हारी बहादुरी की कीमत अदा करनी पड़ रही है। ये कहते साथ ही वो कमांडर और सिपाहियों के साथ चली जाती है। तो पीछे से बोरो चिल्लाते हुए कहता है, तो राब और अली कहाँ हैं? तुमने उनके साथ क्या किया है? बताओ मेरे भतीजे कहाँ हैं? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं ये किला तुम्हारे सरों पर गिरा दूंगा। मगर बाहर से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। बोरो पलटता है तो करीब ही में एक शख्स लेटा हुआ होता है। दूसरी जानब कैरक किले में मैला उस लम्हे को याद करती है जब वजीर सलाहुद्दीन ने उससे शादी करने का इनकार किया था। इस ख्याल के बाद मैला गुस्से से कहती है, तुम मेरे गरूर को रौंदने की कीमत अदा करोगे सलाहुद्दीन, जल्द या बदेर। इसी लम्हे चातलियन वहां पर आता है और कहता है, तुम्हारी मौजूदगी के साथ पत्थर और दीवारें फिर से आरामदेह घर बन गई हैं, लेकिन कुछ है जिसकी वजह से मैं मुतजस्सस हूँ। तुम्हारी सोच को बदलने वाली, काहिरा को छोड़ने वाली और मेरी जिंदगी को बचाने की मुमकिन बनाने वाली चीज क्या है? तो मैला कहती है, इस बात का यकीन कि तुम मुझे मजीद नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एक कौंत का ठिकाना उसका किला ही होना चाहिए। बादशाह इमालिक मर गया है, अब से बिल्कुल एक नया दौर शुरू हो रहा है। हम इसीलिए माजी को पीछे छोड़ेंगे और मुस्तकबिल की तरफ देखेंगे। तो चातलियन कहता है, यकीनन मेरी कौंत, यकीनन। ये कहते साथ ही वो मैला की जानब बढ़ता है तो मैला उससे पीछे करते हुए कहती है, तुम अगर चाहती हो कि मैं वाकई तुम्हारी वफादार बीवी बनूं तो इसका सिर्फ एक ही रास्ता है। तुमने शादी से पहले मुझसे एक वादा किया था, याद करो। अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना वादा पूरा करो। सलाहुद्दीन को जिंदा या मुर्दा मेरे पास लाओ। ये सुनते साथ ही चातलियन मुस्कुरा देता है। दूसरी जानब कुदस के चर्च में विलियम और सबीला बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। सबीला अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, प्यारे बाबा जान, आपकी मौत बहुत नामुनासिब वक्त पर आई है। तो विलियम उसे हौसला देते हुए कहता है, तमाम अमवात की तरह शहजादी। तो सबीला कहती है, विलियम मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मेरे अंदर खून बह रहा हो। तो विलियम कहता है, हमारे बादशाह की मौत एक खुले और कभी न बंद होने वाले जख्म की तरह रहेगी, लेकिन हम इस जख्म के बावजूद भी खड़ा होने पर मजबूर हैं। सबीला पलटती है तो विलियम मजीद कहता है, कुदस को महफूज बनाते हुए हमें उनका मातम जीना है।
हमें उनके विरसे की हिफाजत करनी है। इसी लम्हे बालन वहां पर आता है। सबीला एकदम से आगे बढ़कर उसके गले लग जाती है और कहती है, मेरे बाबा मर चुके हैं। तो बालन उससे हौसला देते हुए कहता है, जानता हूँ सबीला, मैं जानता हूँ। अजीब बात यह है, दो दुश्मन रियासतों के बादशाह और सुल्तान एक ही वक्त में फौत हुए हैं। ये सुनकर विलियम एकदम से पूछता है, क्या सुल्तान नूरुद्दीन भी फौत हो गए हैं? बालन के हाँ में सर हिलाने पर विलियम मजीद परेशान होते हुए कहता है, मेरे खुदावंद, मेरी खुदावंद, दौर बदल रहा है। ऐसी चीजें बेमतलब नहीं हो रही। एक नया दौर शुरू हो रहा है। दूसरी जानब मारिया जिंदान में कैद लाड़गय के पास आती है। लाड़गय उसे देखते हुए कहता है, इस तकलीफदाह दिन में आपको यहाँ पर लाने वाली चीज क्या है? मैं इसके लिए मुतजस्सस हूँ मलका। तो जवाबन मारिया कहती है, अभी फांसी से बचने वाले शख्स को देखें तो तुम बहुत मुतजस्सस हो। तो लाड़गय कहता है, आप उस खातून की तरह बिल्कुल भी अफसुर्दा दिखाई नहीं दे रही जिसका शोहर फौत हुआ है। मजीद ये कि चूंकि बादशाह मर चुका है तो इसलिए अब तुम्हारे मलका की लकब की कोई अहमियत नहीं रही। कितने अफसोस की बात है। तो मारिया कहती है, मत भूलना लाड़गय, बादशाह मरते हैं और बादशाह पैदा होते हैं। वारस बाल्डोन है जिसके हकीम को मारने की कोशिश मैंने की ताकि वो दर्द से मर सके। वो बाल्डोन तुम देख सकते हो लाड़गय। मेरी ताकत मेरे उन्वानात से मबरा है और तुम्हारा मुस्तकबिल मेरे होंठों के दरमियान है। अपना दिमाग इस्तेमाल करो। कुदस के इस नए दौर में सीधी तरफ खड़े हो जाओ, वरना मेरे होंठों की मोहर टूट जाएगी। तब क्या होगा उसके बारे में तुम अब सोचो। ये कहते साथ ही मारिया चली जाती है। दूसरी जानब कारतेगन वजीर सलाहुद्दीन से कहता है, यकीनी तौर पर उस बदमाश गुमिश्तगीन की वाज़े कोई साजिश है। एक तो हम पर हमला कर रहा है और ऊपर से हमें ही मुजरम ठहरा रहा है। तो खलील कहता है, क्या इसके बावजूद भी हम मलक इस्माइल को जानबूझकर उसके पास छोड़ेंगे? तो कारतेगन कहता है, हाँ खलील ठीक कह रहा है, चलें जाकर उसका सामना करते हैं। मैं उसका हकीकी मामू हूँ और आप उसके मुंह भोले भाई हैं। हमारे यहाँ होते हुए उसका क्या अमल दखल है? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं किसी को ये कहने नहीं दूंगा कि जनाजा खत्म होने से पहले इनकी लड़ाई हो गई है। बेफिक्र रहो, मैं अपने सुल्तान की याद और उनकी अमानत की हिफाजत करूंगा। अगले ही लम्हे वहां पर काजी फाजल आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, हम सब के बाबा फौत हो चुके हैं, मेरी ताजियत कबूल फरमाएं। ये कहते साथ ही काजी फाजल आगे बढ़ते हैं और वजीर सलाहुद्दीन को गले लगा लेते हैं। और फिर वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हमारा गुस्सा हमारे गम में शामिल हो गया है, हमारा अंजाम अच्छा हो। तो काजी फाजल कहते हैं, हम जबकि अपने सुल्तान के गम में जल रहे हैं, यारोकी की जुदाई का गम भी हमें जख्मी कर रहा है। ये गद्दारी किसने की? तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, गुमश्तगिन ने। ये सुनते साथ ही काजी फाजल परेशान हो जाते हैं। इसी लम्हे बोजोक वहां पर आकर कहता है, मेरे सुल्तान बादशाह इमारलेग मर गया है। ये सुनते साथ ही सब गहरी सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि सुल्तान के कमरे में शहजादे को उठाए गुमश्तगिन कहता है, तुम अभी बच्चे हो, लेकिन तुम्हारे पास कई सरजमीनों पर हुकूमत करने की मेरास मौजूद है। तुमने मुझे लाजवाल सल्तनत मुहैया की है नन्हे शहजादे। मैं तुम्हारा कितना मशकूर हूँ तुम नहीं जानते। इसी लम्हे उसका सिपाही का राजा आकर कहता है, मौसल के मुंतजिम अमीर कायमाज आए हैं। और फिर खादमा शहजादा लेकर चली जाती है और अगले ही लम्हे कायनमाज वहां पर आता है। वो गुमश्तगीन से कहता है, सुल्तान की मौत की खबर से हमें बहुत ज्यादा दुख हुआ है। उनकी रूह शाद हो और उनका मकाम जन्नतुल फरदौस हो। तो गुमश्तगीन कहता है, हमारे सुल्तान अचानक से हमें छोड़कर चले गए। हम
एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब